बड़े सुकून से डूबे थे डूबने वाले, जो साहिलों पे खड़े थे बहुत पुकारे भी। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। फूट डालो और राज करो की नीति पर चलने वाली बीजेपी अब तक अपने विरोधी दलों में ही फूट करवाती थी, लेकिन अब उसने अपने सहयोगियों के घर में ही सेंधमारी की है और इसमें ऐसी रणनीति अपनाई गई है कि सहयोगी सब कुछ देखकर भी जुबान नहीं खोल पा रहे हैं। हालांकि सहयोगियों को मजबूर कर बीजेपी खुद बड़ी हार की तरफ बढ़ गई है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, ये वही चार नाम हैं जिन्हें मुस्लिम संगठनों की तरफ से बाकायदा चेतावनी मिली थी कि अगर आपने वक्फ संशोधन विधेयक पर बीजेपी का साथ दिया तो फिर मुसलमान आपको कभी माफ नहीं करेगा। अब इन चारों नेताओं के दलों का जो हाल नजर आ रहा है उसमें जाहिर हो रहा है कि बीजेपी का साथ देने की कीमत ये अपने दलों को कमजोर करके चुका रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होते ही जेडीयू, लोजपा, आरएलडी में इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया है और जब आंध्र प्रदेश के चुनाव आएंगे तब तक टीडीपी भी कितनी बची रह पाएगी ये देखना होगा दोस्तों, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों को आश्वासन दिया है कि वक्फ की संपत्ति को कोई नुकसान नहीं होने देंगे, लेकिन सारा विवाद तो इसी बात का है कि इस बिल की आड़ में मस्जिदों, दरगाहों, मदरसों को मिली जमीन पर बीजेपी की निगाह है। बीजेपी पर यह आरोप अकारण नहीं लग रहे हैं। मोदी सरकार के 11 सालों का हिसाब कर लीजिए तो पता चलेगा कि किस तरह सरकारी संस्थाओं को कमजोर किया गया, सार्वजनिक निकायों में बड़ा नुकसान दिखाकर विनिवेश का सिलसिला चला और मजे की बात यह है कि इसमें निजी क्षेत्र में भी अंबानी और अडानी दो ही उद्योग समूह को बार बार फायदा मिला। अभी कैग की रिपोर्ट ने ही खुलासा किया है कि मई 2014 में हुए एक समझौते के तहत बीएसएनएल ने अपने टावर, फाइबर नेटवर्क और अन्य संसाधनों के इस्तेमाल की अनुमति मुकेश अंबानी के जियो को दे दी, लेकिन फिर बीएसएनएल 10 साल तक जियो को बिल भेजना ही भूल गया। इसका नतीजा यह हुआ कि सरकार को 1758 करोड़ रुपए का भारी भरकम घाटा उठाना पड़ा। अब अगर वक्फ की जमीन पर ही ऐसी कोई भूल किसी सरकारी एजेंसी से करवाकर किसी दोस्त की मदद बीजेपी करे तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बीजेपी का सारा खेल ही यही है कि धर्म की आड़ में लोगों का ध्यान भटकाए और फिर पिछले दरवाजे से अपने दोस्तों की मदद करे। जैसे अभी अभी आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने एक लेख लिखकर यह बता दिया है कि देश में चर्च के पास कितनी जमीनें हैं और कैसे चर्च अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थाओं को इन जमीनों पर खोलता है, फिर गरीबों को सुविधाएं देकर बदले में उसका धर्मांतरण करवाता है। जिस समय वक्फ बिल को लेकर देश में बवाल मचा है उस समय ऐसे लेख देकर आरएसएस ने बता दिया है कि बीजेपी के एजेंडे में अगली बारी किसकी आने वाली है। विपक्ष बार बार इसी तरफ से लोगों को सावधान कर रहा है। अब आरएसएस ने यानी संघ ने खुद ही अपना और बीजेपी का गेम प्लान बता तो दिया है। हालांकि बिहार चुनाव से पहले भारत के संविधान के साथ ऐसा खिलवाड़ बीजेपी को बड़ी मुश्किल में फंसा सकता है। बीजेपी अभी जिसे अपनी जीत समझ रही है, असल में वो बड़ी हार की तरफ बढ़ चुकी है। वक्फ संशोधन विधेयक के कानून बनने का रास्ता तो तैयार हो गया, अब कानून बन गया, लेकिन इसके साथ ही बीजेपी ने अपनी हार की पटकथा यानी स्क्रिप्ट भी तैयार कर ली है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि किस तरह बीजेपी ने बैठे बिठाए विधानसभा चुनावों में मात खाने का बना दिया है माहौल, और यह भी देखेंगे कि नीतीश कुमार ने अंतिम राजनीतिक पारी खेलने की कैसे की है तैयारी। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि संसद के बजट सत्र में किस तरह वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सियासी गहमा गहमी बीजेपी ने कायम की थी। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित करवाने के लिए बीजेपी ने खूब मेहनत की। आधी रात तक संसद चलाई गई और वो भी एक दिन नहीं बल्कि पहले 2 अप्रैल को लोकसभा आधी रात तक चली, फिर अगले दिन 3 अप्रैल को राज्यसभा भी आधी रात तक चली। विधेयक पेश हुआ, बहस हुई, विपक्ष ने विरोध के सारे तर्क रखे, मतदान हुआ, विधेयक पारित हो गया। संशोधनों पर ध्वनि मत से फैसला हुआ और सत्ता पक्ष ने चाहे किसी संशोधन पर हां कहा या किसी पर ना कहा, आसंदी पर बैठे माननीयों ने वही सुना जो आवाज सत्ता पक्ष की तरफ से आई।
देखा जाए तो संसद की कार्यवाही पूरे नियमों के अनुसार चली, लेकिन इन नियमों की आड़ में असल में मोदी और शाह की मनमानी ही चलाई गई। हालांकि इतनी मेहनत और कवायद के बाद अब बीजेपी के हाथ में शायद देश की जमीन का बड़ा हिस्सा आ जाए, लेकिन उसकी जो असली कमाई है यानी जनाधार, वो अब खिसकता हुआ दिख रहा है। खासकर अब बिहार चुनाव में बीजेपी को हार मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि यहां दलित और पिछड़ों के बीच बीजेपी का कोई खास आधार नहीं है और इनके वोट हासिल करने के लिए उसे जेडीयू, लोजपा, हम इन तमाम दलों का सहारा लेना पड़ता है और मुसलमानों के वोट भी बीजेपी के साथ नहीं हैं। तो केवल सवर्णों के दम पर बीजेपी सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है। अगर ऐसा है तो यहां भी उसके सामने कई बाधाएं हैं। जिस तरह पेपर लीक से छात्र परेशान हैं, नौकरियां नहीं हैं, अपराध पर कोई नियंत्रण नहीं हो रहा, ऐसे में पूरे सवर्ण वोट भी बीजेपी को नहीं मिलेंगे। वैसे भी बिहार में जो सामाजिक चेतना और जातिगत समीकरणों की केमिस्ट्री है, उसके सवाल सुलझाना बीजेपी के अकेले के बस की बात नहीं है। तो पिछले चुनाव तक बीजेपी के पास सुशील कुमार मोदी जैसे नेता भी थे, जो नीतीश कुमार के भी करीबी थे और बिहार को भी अच्छे से समझते थे। लेकिन अब बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के भरोसे है, जो खुद इस समय पूरी तरह भ्रमित दिखाई देते हैं। राष्ट्रगान के दौरान बातें करने लगना, विधानसभा में अजीब गरीब इशारे करना, पूर्व सीएम राबड़ी देवी समेत कई महिला विधायकों के लिए अशिष्टता से बातें करना, इन सबसे तो नीतीश के नंबर जनता के रिपोर्ट कार्ड में कट ही रहे थे। लेकिन खुद को फेल करने का इंतजाम नीतीश ने वक्फ बिल पर बीजेपी का साथ देकर कर लिया। मुसलमानों ने तो पहले ही चेतावनी दी थी कि अब हम आपके साथ नहीं हैं और इफ्तार पार्टी का बहिष्कार कर अपनी नाराजगी भी बता दी थी। फिर भी नीतीश नहीं माने और जेडीयू ने संसद में वक्फ बिल का समर्थन कर दिया। लेकिन अब उनकी पार्टी में धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं। नदीम अख्तर, राजू नैयर, तबरेज सिद्दीकी, मोहम्मद शहनवाज मलिक, मोहम्मद कासिम अंसारी, फिरोज खान, दिलशान राइन, ये जेडीयू के मुस्लिम चेहरे हैं जिन्होंने वक्फ संशोधन बिल का साथ देने के विरोध में पार्टी से इस्तीफा दे दिया और साथ ही नीतीश कुमार को बता दिया कि मुसलमान आपके साथ जिस वजह से खड़े रहते थे, वो वजह खुद आपने ही खत्म कर दी। जेडीयू में गुलाम गौस जैसे नेता भी हैं जो इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर चुके हैं। गुलाम गौस ने तो यहां तक कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक मुसलमानों के जख्म पर नमक छिड़कने की तरह है। उन्होंने ये भी कहा है कि कभी बाबरी दादरी, कभी लव जिहाद, घर वापसी, 3 तलाक, सीएए, एनआरसी, 370, मॉब लिंचिंग वगैरह का कहर बरपाया जाता रहा है और अब वक्फ की आड़ में सभी मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। इस समाज को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वहीं जेडीयू ने शनिवार को मुस्लिम नेताओं से ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह साबित करने की कोशिश की कि नीतीश ने मोदी का साथ देकर बिल्कुल सही किया। लेकिन जहां मुस्लिम नेताओं से नीतीश की असली धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यकों के हित को लेकर सवाल हुए, तो ये सारे नेता जवाब देने की जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चलते बने। यानी जेडीयू ने खुद ही अपनी अंदरूनी लड़ाई और कमजोरी की पोल खोल दी। तो जेडीयू के कई नेता यह दावा भी कर रहे हैं कि जिन मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दिया, असल में वो सब पहले एआईएमआईएम में थे। लेकिन यहां भी जेडीयू का खोखलापन जाहिर हो गया है कि अगर ये सब नेता जेडीयू में रहकर विरोधी दल का साथ दे रहे थे, तो पार्टी नेतृत्व को इसकी भनक क्यों नहीं लगी और पहले इन नेताओं पर कभी सवाल क्यों नहीं उठे? उनके पार्टी से अलग होते ही कमियां क्यों दिखने लगीं? और जब ये नेता जेडीयू में थे, तब भी पार्टी ने वक्फ संशोधन बिल पर उनकी चिंताओं को क्यों नहीं सुना? यानी साफ है कि नीतीश की जेडीयू में तो चल नहीं रही है और वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी भी तब क्या करेगी जब नीतीश सत्ता से आउट होंगे और साथ में बीजेपी को भी आउट होने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि आंकड़े इसी की गवाही दे रहे हैं। दोस्तों, इस समय बिहार में बीजेपी के 80 और जेडीयू के महज 43 विधायक हैं। फिर भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी पर बिठाए रखा है और इसका कारण है कि नीतीश कुमार की छवि सांप्रदायिक नहीं है और न ही बिहार का मिजाज सांप्रदायिक है। वहां जातियों का खेल चलता है, लेकिन धर्म के खेल को जनता नकारती आई है। शायद यही वजह है कि बिहार में कभी बीजेपी का कोई सीएम नहीं रहा। एनडीए के दूसरे सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान, हिंदुस्तान आवाम पार्टी, ये सब भी मुस्लिम विरोधी नहीं रहे हैं।
ये और बात है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में इन दलों का एक भी मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सका था। यहां तक कि जेडीयू ने 11 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे और एक भी चुनाव जीत नहीं पाया। इसके बावजूद जेडीयू में मुसलमानों से दूरी बनाने की मांग कभी नहीं उठी, क्योंकि कई सीटों पर मुसलमानों के वोट की मदद से जेडीयू को जीत हासिल हुई। वहीं आरजेडी के 8 मुस्लिम उम्मीदवार जीते, कांग्रेस के 4 और कम्युनिस्ट पार्टी के 1 यानी कुल 13 मुस्लिम विधायक महागठबंधन से उस वक्त जीते थे। वहीं एआईएमआईएम के 5 मुस्लिम उम्मीदवारों को जीत मिली थी, लेकिन इनमें से 4 आरजेडी में आ गए थे। यानी जब दल बदलना हुआ तब भी जेडीयू की जगह आरजेडी पर ही मुसलमानों ने भरोसा दिखाया। बिहार की करीब 13 करोड़ की आबादी में नीतीश सरकार के जातीय सर्वेक्षण 2023 के मुताबिक मुसलमानों की आबादी करीब 17.5% है। आज की मुसलमानों की नाराजगी को देखकर अगर अनुमान से कहें कि मुसलमान एक तरफा मतदान करेंगे तो जेडीयू को बड़ा नुकसान हो सकता है, खासकर सीमांचल की सीटों पर जहां मुसलमानों की आबादी 50% तक है। सेंट्रल बिहार में भी मुसलमानों की 15 से 20% आबादी है, यानी नीतीश को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। वहीं लोजपा में इस्तीफे हो रहे हैं तो चिराग पासवान भी कहां तक मोदी का साथ देंगे यह देखना होगा। इधर आरजेडी और कांग्रेस ने दलितों और पिछड़ों को साधने की रणनीति तो बना ही ली है। मुसलमान पहले से ही उनके साथ ही खड़ा था और इसके अलावा नौकरी और उद्योग धंधे, भ्रष्टाचार, महंगाई, इन सब के सवाल भी जनता के बड़े तबके को महागठबंधन से जोड़ रहे हैं। और अगर एआईएमआईएम या प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के बूते बीजेपी ने विपक्ष के वोटों के बंटवारे की कोई रणनीति तैयार की है तो वो भी नाकाम हो जाएगी, क्योंकि अब जनता भी देख रही है कि असल में कौन मुद्दों की राजनीति कर रहा है और कौन पक्के वादे कर रहा है और कौन केवल वोट कटवा के तौर पर मैदान में उतारा जा रहा है। अगर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव बिहार में हुए और ईवीएम धांधली और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी जैसी आशंकाएं यहां नहीं उठी, तब तो बिहार में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा और नीतीश कुमार ने भी शायद तय कर लिया है कि 2025 में वो आखिरी राजनीतिक पारी खेलेंगे। खैर, शायर अमजद इस्लाम अमजद ने ठीक ही फरमाया है कि भीड़ वक्त लेती है रहनुमा परखने में, भीड़ वक्त लेती है रहनुमा परखने में, कारावान बनने में देर कुछ तो लगती है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।